हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के थर्ड पार्ट के बारे में। इससे पहले टू पार्ट्स यानी टू लेक्चर्स हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, जिनकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। सो चलिए आज के इस थर्ड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। यानी आज हम ये पता लगाएंगे कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये वो टॉपिक्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने आपको डिटेल में बताया कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती क्या है विद द हेल्प ऑफ इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। हमने आपको डिटेल में बताया कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है और इसका स्कोप क्या है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है या फिर ये एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। इसके साथ ही हमने आपको यह भी बताया कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर्स फॉलो किए जाते हैं। और लास्ट में हमने आपको यह भी बताया था कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किन डिसिप्लिन्स को फॉलो करती है, यानी किन किन सब्जेक्ट्स के मिक्सचर से ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बनाई गई है। जैसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में आपको पता है कि साइंस भी यूज होती है, स्टैटिस्टिक्स भी यूज होती है, अकाउंटिंग भी यूज होती है, ऑपरेशनल रिसर्च भी यूज होती है, मैथमेटिक्स भी यूज होती है। तो ये सब डिसिप्लिन्स भी हम आपको बता चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से टेक्निक्स यूज होती हैं। सो प्रीवियस वीडियोस एक बार जरूर देख लीजिएगा अगर आज का लेक्चर आप डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता क्या है। हालांकि हम बता चुके हैं, लेकिन एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दोबारा से दे देते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है ना, वो दो चीजों से मिलकर बनी है। एक तरफ मैनेजमेंट और दूसरी तरफ इकोनॉमिक्स। यानी जितनी भी इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं, टेक्निक्स हैं, लॉज हैं, मेथड्स हैं, वो सारे हम यूज करते हैं मैनेजमेंट में, मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होना चाहिए, मार्केट में प्रोडक्ट कौन से प्राइस पे लॉन्च किया जाएगा, क्या हमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैनेजर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगर हम इकोनॉमिक्स की थ्योरीज, उनके प्रिंसिपल्स, मेथड्स यूज करते हैं तो उसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं है, ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में सिर्फ इकोनॉमिक्स की थ्योरीज, मेथड्स और टूल्स ही यूज होते हैं। हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में बहुत सारे डिसिप्लिन्स फॉलो होते हैं। साइंस के डिसिप्लिन्स, साइंस के रूल्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग, ऑपरेशन रिसर्च, बहुत सारी ब्रांचेस से मिलकर ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बने। तो इसका मतलब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में क्या सिर्फ इकोनॉमिक्स की थ्योरीज और मेथड्स ही फॉलो होते हैं? नहीं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट टेक्निक्स, टूल्स यूज किए जाते हैं। सो इन शॉर्ट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी ब्रांच है जो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन आज हमें यह पता लगाना है कि भाई कौन सी टेक्निक्स हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के पास, ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं और मैनेजर्स इजीली डिसीजन ले सकते हैं। सो आपकी स्क्रीन पर क्लियर कट विजिबल है आज का टॉपिक, दैट इज टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। यानी मैनेजमेंट में मैनेजर कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के द्वारा दी जाती हैं। सो यहां पर आप देख सकते हो, there are various techniques or methods which are used under managerial economics to understand and solve the problem of managers.
मैनेजर की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? डिसीजन मेकिंग। मैनेजर की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? डिसीजन मेकिंग, यानी मैनेजर्स को बहुत सारे ना डिसीजंस लेने होते हैं। इन डिसीजंस लेने के टाइम पर जो उनको प्रॉब्लम्स फेस होती हैं उसको दूर करने के लिए हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यूज करते हैं। लेकिन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के पास ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं भाई, बताओ। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के पास ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं, ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिससे मैनेजर्स की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं? सो आज हम वही टेक्निक्स, वही मेथड्स डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास है साइंटिफिक मेथड। फर्स्ट हमारे पास है साइंटिफिक मेथड। अब आपको इतना तो पता है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम साइंस के डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी ब्रांच है जो कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कही जाती है, क्योंकि साइंस में बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ऑब्वियसली जो कि साइंटिस्ट ने डेवलप किए हैं। जितने भी लॉज हैं, रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो साइंटिस्ट ने ही बनाए हैं। लेकिन कैसे बनाए हैं? आफ्टर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन। तीन चीजें होती हैं साइंस में। जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं साइंस में, जितने भी लॉज बनाए जाते हैं, उसमें सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन की जाती है, दूसरे नंबर पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और तीसरे नंबर पे रिजल्ट को वेरीफाई किया जाता है। यानी इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लॉजिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग चलता है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लॉजिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग चलता है, यानी उसमें पहले डीप में ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, देखा जाता है, एनालिसिस किया जाता है, फिर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और जब हर बार सेम रिजल्ट आता है तो उसको साइंस के मेथड्स बना दिया जाता है, लॉज बना दिए जाते हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन। क्या ये लॉज रातों रात बने हैं? नहीं, इनको ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंट किए गए, वेरिफिकेशन की गई। यानी साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, और इनको डेवलप करने के लिए हमें ऑब्जर्वेशंस करनी होती हैं, कॉन्टिन्यूअस एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, और फिर जाके हमें वेरिफिकेशंस करनी होती है अपने रिजल्ट्स की। ये जो मेथड है साइंस का, क्या यही मेथड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज किया जा सकता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? ऑब्वियसली यस। जैसे साइंस में हम लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, फैक्ट बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो एक्चुअल रियलिटी है हम उसको देखते हैं। क्या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में भी हम फैक्ट बेस्ड, रियलिटी बेस्ड, ऑब्जर्वेशन बेस्ड, एक्सपेरिमेंट बेस्ड अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? यस। यहां पर आप देख सकते हो, क्लियर कट लिखा है, देयर आर वेरियस मेथड्स और टेक्निक्स डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट टू इन्वेस्टिगेट एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स। साइंटिस्ट ने ना बहुत सारे मेथड्स बनाए हैं, बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप की हैं जो एक्सपेरिमेंट करने में और रिजल्ट को वेरीफाई करने में यूज होती हैं, जिसके कारण हमें यह पता चलता है कि कॉज और इफेक्टिव रिलेशनशिप क्या होगा। यानी अगर कोई भी चीज ऊपर फेंकी जाएगी तो वो नीचे ही आएगी। कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में साइंस के मेथड्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। क्या यही मेथड्स हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली यस। सेम मेथड्स ऑफ स्टडी इज अडॉप्टेड अंडर द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में भी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी हम लॉजिकल थिंकिंग के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, साइंस के मेथड्स को फॉलो करते हैं, कॉज और इफेक्टिव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं,
और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको प्रॉब्लम है प्राइसिंग की। प्रॉब्लम ऑफ प्राइसिंग, यानी आप एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हो और आपको डिसीजन लेना है कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए। तो क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप फैक्ट बेस्ड, कॉज और इफेक्टिव बेस्ड लॉजिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हैं? यानी साइंस में जो मेथड्स यूज होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्या वो सेम मेथड्स आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज कर सकते हो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? तो आपका आंसर होना चाहिए ऑब्वियसली यस। कैसे? अब देखो साइंस में क्या होता है, साइंस में क्या होता है, आपके पास ना कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ एक्चुअल रियलिटीज होती हैं, आप उसको देखते हो, उनके बीच में कॉज और इफेक्टिव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हो। कॉज और इफेक्टिव रिलेशनशिप का मतलब होता है अगर एप्पल को हम ऊपर फेंकेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, वो नीचे ही आएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, कोई भी चीज ऊपर फेंकी जाएगी तो वो नीचे ही आएगी। तो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, रिलेशंस एस्टेब्लिश किए जाते हैं और ये रियलिटी है, फैक्ट है। क्या इसी तरह मैनेजर भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? मैनेजर को प्राइसिंग के रिगार्डिंग डिसीजन लेना है तो सिंपल है। सिचुएशन नंबर 1, फैक्ट नंबर 1, एक जो मैनेजर है वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस या तो लो रख सकता है। लो रखने से क्या होगा, उसकी सेल्स इंक्रीज होंगी और इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, कस्टमर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन सिचुएशन नंबर 2, अगर वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को हाई करता है, इंक्रीज करता है, तो उसकी सेल्स चाहे ज्यादा ना हो लेकिन प्रॉफिट फिर भी ज्यादा होगा क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स को महंगा बेच रहा है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा कस्टमर्स कम होते जाएंगे। हेंस जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व, मैनेजर की प्रॉब्लम सॉल्व। अगर मैनेजर को अपने कस्टमर्स इंक्रीज करने हैं तो उसको लो प्राइस रखना है, अगर उसको अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है, कस्टमर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना, तो वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज कर सकता है, हाई रख सकता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। यानी जो फैक्ट, कॉज और इफेक्ट हम साइंस में यूज करते हैं वही फैक्ट, कॉज और इफेक्ट रिलेशन लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी यूज करती है। तो फर्स्ट मेथड जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होता है वो कौन सा है? साइंटिफिक मेथड। साइंस के द्वारा डेवलप किए गए लॉजिकल थिंकिंग मेथड्स मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना होगा, आपको यहां पर एक ध्यान देना होगा कि जो साइंटिफिक टेक्निक्स होती हैं, साइंटिफिक मेथड्स जो होते हैं वो इंडक्टिव नेचर के होते हैं। इंडक्टिव मतलब जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होते हैं और इनमें लॉस डेवलप किए जाते हैं, बार बार सेम रिजल्ट आता है, वेरिफिकेशन की जाती है, हर बार सेम रिजल्ट आता है, कोई भी चीज ऊपर फेंको नीचे ही आएगी। यानी इसके जो लॉज हैं वो सेम कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम मेथड्स यूज करते हैं वो डिडक्टिव नेचर के होते हैं। डिडक्टिव का मतलब क्या है? बेस्ड ऑन एजम्पशंस एंड सजेशंस। ये आपको भी पता है इकोनॉमिक्स जो है वो एजम्पशंस और सजेशंस के ऊपर बेस्ड होती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। साइंस के मेथड्स इंडक्टिव यानी लॉ बेस्ड होते हैं, जेन्युइन होते हैं, जिनका कॉन्टिन्यूसली एक्सपेरिमेंट करके वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है। लेकिन मैनेजमेंट के मेथड्स जो होते हैं, जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में मेथड यूज होते हैं, वो डिडक्टिव नेचर के होते हैं। डिडक्टिव का मतलब है एजम्पशन बेस्ड एंड सजेशन बेस्ड। एक और चीज, एक और लिमिटेशन जो हमारे पास यहां पर गिवन है, experiments cannot be applied in the same manner
टू द सेम एक्सटेंट, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंस में, वैसे ही सेम एक्सपेरिमेंट्स हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में नहीं कर सकते, क्योंकि भाई अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, मतलब पहले मार्केट में प्रोडक्ट का दाम ज्यादा रख दिया, फिर बाद में प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दिया, ऐसे एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको दिक्कत होगी। तो एक्सपेरिमेंट्स ज्यादा नहीं किए जा सकते मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। तो ये हमारे पास फर्स्ट टेक्निक थी, फर्स्ट मेथड था। और इसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में साइंस के मेथड्स यूज होते हैं, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ। इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों अलग अलग रहते हैं। एक्सपेरिमेंट सेम एक्सटेंट तक नहीं लेकर जाया जा सकता, लेकिन फिर भी हम साइंस के मेथड्स यूज करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड मेथड की, दैट इज स्टैटिस्टिकल मेथड्स। यानी क्या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज करती है? भाई सबसे पहले तो आपको स्टैटिस्टिक्स होता क्या ये पता होना चाहिए, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो न्यूमेरिकल डाटा के साथ डील करता है। डाटा को कलेक्ट करना, मार्केट में जाकर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू उसको ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना सीक्वेंस ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में, न्यूमेरिकल ऑर्डर्स में, टेबल डायग्राम के रूप में प्रेजेंट करना, फिर उनके ऊपर मेथड्स अप्लाई करना, जैसे मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो आपको इतना तो याद है ना कि स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है जो 11th स्टैंडर्ड में आप करके आए हो। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो न्यूमेरिकल डाटा के साथ डील करता है। डाटा को कलेक्ट किया जाता है मार्केट से, उसको सीक्वेंस ऑर्डर में ऑर्गेनाइज किया जाता है, टेबल डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, एनालाइज करने के लिए मीन, मीडियन, मोड जैसे मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, और फिर फाइनली उसके रिजल्ट को वेरीफाई किया जाता है। और ये सब क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है, क्वालिटेटिव में नहीं, न्यूमेरिकल डाटा होता है। तो क्या स्टैटिस्टिक्स के ये सारे मेथड्स हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। यहां पर आप एक बार देख सकते हो, देयर आर वेरियस टूल्स और टेक्निक्स which are provided by statistics to study the problem and get their solution। आपको इतना तो पता ही है कि स्टैटिस्टिक्स में ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं, और उन मेथड्स को हम यूज करते हैं प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए और फिर बाद में सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। जैसे मीन, मीडियन, मोड को हम यूज करते हैं गिवन डाटा का एवरेज फाइंड आउट करने के लिए, मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। कोरिलेशन हम यूज करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। तो स्टैटिस्टिक्स बहुत सारे ऐसे टूल्स प्रोवाइड करता है जिसको आप यूज कर सकते हो। लेकिन क्या ये टूल्स एक मैनेजर यूज कर सकता है? ऑब्वियसली कर सकता है। यहां पर आप एक बार देख लो कि कौन कौन से यहां पर हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले टूल्स फॉर कंपैरिजन। मैनेजमेंट जो है उसको कंपैरिजन करना होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एक मैनेजर को कंपैरिजन करना होता है, तो कंपैरिजन करने के लिए स्टैटिस्टिक्स के टूल्स यूज किए जा सकते हैं। मीन, मीडियन, मोड, एवरेज कंपेयर करने के लिए। जैसे मान लो दो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री ए और इंडस्ट्री बी, दो बिजनेसेस हैं। ए इंडस्ट्री के मैनेजर ने अपने आप को कंपेयर करना है बी इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस के साथ, तो कैसे करेगा? एवरेज से, मीन, मीडियन, मोड यूज करेगा, एवरेज कैलकुलेट करेगा। मान लो ऑन एन एवरेज 50,000 प्रॉफिट होता है फर्म ए का और 70,000 प्रॉफिट होता है फर्म बी का, तो इसका मतलब फर्म बी अच्छा परफॉर्म कर रही है। फर्म ए को कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि वो आगे बढ़ सके। तो मैनेजर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसने कंपैरिजन कर लिया, अब वो डिसीजन ले सकता है। ऐसे ही फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए कोरिलेशन, रिग्रेशन हम यूज कर सकते हैं, जो कि स्टैटिस्टिक्स के मेथड हैं।
यानी स्टैटिस्टिक्स के मेथड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस एस्टेब्लिश करने के लिए हम कोरिलेशन यूज कर सकते हैं। जैसे प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कम होगी। ये रिलेशन पता लगाने के लिए स्टैटिस्टिक्स के टूल्स में से कोरिलेशन यूज किया जा सकता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देनी होगी कि जब भी आप स्टैटिस्टिक्स के टूल्स यूज करोगे तो उनके लिए आपको उनके फॉर्मूलाज, उनकी कैलकुलेशंस अच्छे से आनी चाहिए। सो एक प्रिकॉशंस के साथ आप इसको यूज कर सकते हो, आंख बंद करके यूज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप पता लगाना चाहते हो कि कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की जाएं। आप पता लगाना चाहते हो कि बिजनेस में कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की जाए, 1000 यूनिट्स, 2000 या 3000, यानी कितनी प्रोडक्शन की जाए, आप ये पता लगाना चाहते हो। तो ये एक मैनेजर की प्रॉब्लम है। कैसे सॉल्व होगी? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हेल्प से। लेकिन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के पास कोई ऐसा टूल है, कोई ऐसा मेथड है जिससे ये प्रॉब्लम दूर की जा सकती है? कौन सा? स्टैटिस्टिकल मेथड्स। फोरकास्टिंग करने के लिए हम इजीली क्या यूज कर सकते हैं? कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, या फिर हम ट्रेंड लाइन भी यूज कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन क्या होती है? ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम एक डायग्राम प्रिपेयर करते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रेंड लाइन देखते हैं, मार्केट में देखते हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। तो मान लो आपकी ट्रेंड लाइन ये है, कभी डिमांड बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी फोरकास्टिंग कर सकते हो कि आपका अगला आने वाला साल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक ऐसा मेथड रखती है अपने पास जिससे फोरकास्टिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो सिंपल है, अगर आपको पता लगाना है कि आपने कितनी प्रोडक्शन करनी है तो आप मार्केट में डिमांड देखो। डिमांड कैसे देखोगे? स्टैटिस्टिकल मेथड्स की हेल्प से। सो इसका मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड्स मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज किए जाते हैं फोरकास्टिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, डिमांड पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि आप पता लगा सको कि आने वाले सालों के लिए आपको कितनी प्रोडक्शन करनी है। तो इसका मतलब इजी है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज होते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने थर्ड मेथड की, दैट इज मेथड्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट। अब सबसे पहले तो आपको इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स होता क्या है ये पता होना चाहिए। देखो, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है अपनी खुद की इंटेलिजेंस यूज करना प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, एज अ मैनेजर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो सबसे पहली चीज क्या होती है? आप प्रॉब्लम को देखो, सोचो, अपना एक्सपेरिमेंट करो, अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको यूज करो, जो आपने सीखा है, जो आपने लर्न किया है, उनसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ एक सॉल्यूशन लेकर आओ। तो ये तो सबसे इजीएस्ट मेथड है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स, इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंसेस यूज किए जाते हैं, यानी आपकी जो इंटेलिजेंसी है आप उसके थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स मींस यूजिंग ऑन थिंकिंग, अपनी खुद की सोच रखना, अपने एक्सपीरियंस, अपनी जजमेंट्स, अपनी लर्निंग्स और अपनी इंटेलिजेंसी से प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, और फिर उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग खुद बाय खुद अपने आप से एक ऐसा मेथड, एक ऐसा मॉडल और एक ऐसी टेक्निक बनाना जो कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट होगी। साइंटिफिक मेथड और स्टैटिस्टिक्स मेथड्स के कंपैरिजन में ये सबसे अच्छा मेथड है,
लेकिन इसके लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, जजमेंट्स होनी चाहिए, गिल्ट्स होने चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, इंटेलिजेंसी होनी चाहिए। यानी इन शॉर्ट ये मेथड देखने में तो इजी है लेकिन इंप्लीमेंट करने में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको अपना हार्डवर्क देना होगा। लेकिन ये मेथड बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें आपके पास जो सॉल्यूशंस आते हैं ना वो टेलर मेड होते हैं। मतलब आप जैसे चाहो अपना रास्ता बना सकते हो, प्रॉब्लम जैसी है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन। रेडीमेड सॉल्यूशंस आपको हेल्प नहीं करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पुराना कोई प्रॉब्लम उठाऊंगा, पुराना सॉल्यूशन कोई उठाऊंगा और उसको अप्लाई कर दूंगा तो मेरी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपको अपना एक टेलर मेड सॉल्यूशन खुद डेवलप करना पड़ सकता है। कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जो पहले कभी नहीं आई, एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो आपने पहले कभी फेस नहीं की, तो उसके लिए आप पीछे मुड़ के नहीं रह सकते। आपको खुद ब खुद एक ऐसा मॉडल डेवलप करना होगा अपने लिए जो आपके लिए बेस्ट होगा। सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में क्या हम इंटेलेक्चुअल थिंकिंग कर सकते हैं, मतलब अपना मॉडल खुद डेवलप कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। सो तीसरा मेथड जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होता है वो है इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स। अपनी खुद की थिंकिंग, अपनी खुद के लॉजिक और खुद की लर्निंग्स और नॉलेज, स्किल्स, एक्सपेरिमेंट, ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग एक ऐसा सॉल्यूशन डेवलप करना जो आपकी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट होगा। सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स को यूज करती है अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसमें होता क्या है कि एक जो मैनेजर है वो टोटल 3 स्टेप्स फॉलो करता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हाउ इट वर्क्स जल्दी से हम आपको बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसे वर्क करता है। हाउ इट वर्क्स, भाई सबसे पहला स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि प्रॉब्लम क्या है जो आपको फेस करनी पड़ रही है, जिसका सॉल्यूशन आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपकी प्रॉब्लम है प्रोडक्ट डिजाइन। आप मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो। एज अ मैनेजर आपको डिसाइड करना है, ये डिसीजन लेना है कि आपके प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होगा, कलर क्या होगा, शेप क्या होगा, उसके फीचर्स क्या होंगे, क्वालिटीज क्या होंगी, उसमें कौन सा मटेरियल यूज होगा, ये आप सबको डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका रेडीमेड सॉल्यूशन अगर नहीं अवेलेबल तो आपको इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, यानी प्रॉब्लम को खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1 इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करो। स्टेप नंबर 2, वो सारे फैक्टर्स कंसीडर करो जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं या फिर आपकी प्रॉब्लम को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। जैसे अगर आपको अपने प्रोडक्ट का डिजाइन देखना है तो कस्टमर प्रेफरेंस सबसे पहले देखनी पड़ेगी ना, मार्केट में जाकर देखना पड़ेगा कि कस्टमर कौन सा डिजाइन प्रेफर कर रहे हैं, कस्टमर्स की क्या जरूरत है, कस्टमर किस तरह की क्वालिटी चाहते हैं, उनको क्या क्या फीचर्स चाहिए प्रोडक्ट में, क्या शेप होनी चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, क्या वेट होना चाहिए। तो प्रॉब्लम आपकी अंडरस्टैंड करने के लिए दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करनी है ना, तो दूसरे नंबर पे उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको वो सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे जो आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्पफुल होंगे। जैसे आपको कॉम्पिटिटर्स का भी ध्यान देना होगा। आपको देखना होगा कि मार्केट में आपके कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स किस नेचर का, किस क्वालिटी का, किस क्वांटिटी का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, क्या कलर है, क्या शेप है, क्या फीचर है। इसके साथ ही प्राइसिंग के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि प्राइसिंग जो है वो आपके प्रोडक्ट के डिजाइन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी यूज करोगे तो प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण कस्टमर आपके पास प्रोडक्ट लेने आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ा लो कर दोगे तो कस्टमर्स आएंगे, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाले फिर नहीं आएंगे जिनको ज्यादा अच्छी क्वालिटी चाहिए। तो हर चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 3,
डेवलपिंग मॉडल, डेवलपिंग मॉडल। अब इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपने अपनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर ली, आपको प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं ये भी आपने देख लिया। अब आपको मॉडल डेवलप करना है, अपना सॉल्यूशन डेवलप करना है। सॉल्यूशन के लिए आप डायग्राम बना सकते हो अपने प्रोडक्ट का, है ना, एक डायग्राम, एक लेआउट बना सकते हो कि हमारे प्रोडक्ट का डिजाइन ये होगा, इसमें ये फीचर होंगे, ये कलर होंगे, आप डिजाइन बना सकते हो डायग्राम की हेल्प से। या फिर आप वर्बल डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो। वर्बल डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि आप ओरली बता सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट इस कलर का होगा, ये वेट होगा, ये साइज होगा, ये क्वांटिटी होगी। या फिर आप मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो। मैथमेटिकल का मतलब है कि आप थोड़ा न्यूमेरिकल्स यूज कर सकते हो कि इतना साइज रहेगा तो ये वेट होगा और ये प्राइस होगा, इस कलर में प्रोडक्ट होगा। तो एक मैथमेटिकल अगर आप डेवलप कर सकते हो डिस्क्रिप्शन, तो वो भी आपका मॉडल बन सकता है। यानी इन शॉर्ट क्या इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज किए जा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? तो आंसर है यस। एक मैनेजर अपनी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करेगा, अपनी खुद की थिंकिंग, अपनी नॉलेज, अपने एक्सपेरिमेंट्स, स्किल्स, ट्रेनिंग को यूज करेगा और अपना खुद का एक सॉल्यूशन डेवलप करेगा। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि ये एक ऐसा मॉडल है जो केवल और केवल तभी अप्लाई हो सकता है जब आप रियल वर्ल्ड की सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता तो आपके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना ही इसका सबसे पहला स्टेप है और वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ मेथड की, यानी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में और कौन सा मेथड यूज होता है। तो फोर्थ हमारे पास है मेथड ऑफ सिमुलेशन। मेथड ऑफ सिमुलेशन, अभी हमने आपको एक मेथड करवाया इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने आपको बताया था कि इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट में एक मैनेजर मैन्युअली प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है और फिर उसका सॉल्यूशन खुद ढूंढता है, एक अपना खुद का मॉडल डेवलप करता है। सिमुलेशन उसी का एक्सटेंशन है। बस डिफरेंस इतना है कि इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट में एक जो मैनेजर होता है वो अपनी प्रॉब्लम को मैन्युअली अंडरस्टैंड करता है और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। लेकिन सिमुलेशन में क्या होता है, हम टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, है ना, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं ना, आर्टिफिशियल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम वो यूज करते हैं। पिछले वाले में क्या था, मैनुअल इंटेलिजेंसी, यानी हम अपना खुद का दिमाग यूज करते हैं, ब्रेन यूज करते हैं, अपनी एक्सपेरिमेंट्स, स्किल्स, नॉलेज यूज करते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन आजकल तो कंप्यूटर्स का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, ऑनलाइन, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, हमारे पास एक कंप्यूटर होगा, उस कंप्यूटर में हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाएंगे। सॉफ्टवेयर्स एक ऐसे सॉफ्टवेयर्स होंगे, वो सॉफ्टवेयर्स कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होंगे जिनमें बहुत सारी प्री इंस्टॉल्ड प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे हम सीखते अपने एक्सपेरिमेंट से, अपनी स्किल से, अपनी नॉलेज से, अपनी ट्रेनिंग से। अगर वही नॉलेज, वही एक्सपीरियंस, वही स्किल्स हम एक सॉफ्टवेयर में डाल दें और फिर उस सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दें और फिर जब हमें प्रॉब्लम हो, हम अपनी प्रॉब्लम को कंप्यूटर पे टाइप करें और जल्दी से जल्दी सॉफ्टवेयर में से वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएं, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये बहुत यूजफुल मेथड है जिसमें टाइम भी कम लगेगा और बेस्ट मेथड भी मिलेगा, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी। सो सिमुलेशन मेथड भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होता है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो मैन्युअली वर्क नहीं करती हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करती हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स का यूज करती हैं, सॉफ्टवेयर्स का यूज करती हैं अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। हाँ,
अगर कोई नई प्रॉब्लम है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल्ड नहीं है, जिसका सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर में नहीं है, तो फिर उसके लिए तो मैनुअली करना पड़ेगा। और फिर जब एक बार मैनुअल हो जाएगा तो उसको सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करके रख लिया जाएगा, ताकि फ्यूचर में अगर दोबारा प्रॉब्लम आए तो हम सॉफ्टवेयर को यूज कर सकें। यानी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो, सिमुलेशन मेथड एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं। उन प्रोग्राम्स में सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हार्डवेयर्स होते हैं, और उन सॉफ्टवेयर्स में प्री इंस्टॉल्ड प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस होते हैं। प्री इंस्टॉल्ड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस होते हैं। यानी हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि सिमुलेशन मेथड जो है ना, वो एक्सटेंशन है इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट का। बस डिफरेंस इतना है कि इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट में हम मैनुअल डेवलपमेंट करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, लेकिन यहां पर हम मैनुअल नहीं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का यूज करना मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में क्या सही है? ऑब्वियसली भाई, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में कंप्यूटर्स यूज होते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी कैलकुलेशंस भी फास्ट है, ये कभी थकता नहीं है, कभी बोर नहीं होता है, बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, हर तरह का डाटा इसमें सेव रहता है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आप अपनी प्रॉब्लम डालोगे, रेडीमेड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सो ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है ना आपके पास, ये मैनेजर यूज करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। तो इसका मतलब मैनेजर को अगर प्रॉब्लम फेस होती है तो वो सिमुलेशन मेथड को भी यूज कर सकता है। अब बात ये आती है कि इस मेथड को यूज कैसे किया जाता है, हाउ इट वर्क्स। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, यानी आपको एक कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल डेस्कटॉप परचेज करना पड़ेगा। फिर उस कंप्यूटर में आपको सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करवाने पड़ेंगे। इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर होता क्या आपको पता है? जैसे आपकी मोबाइल में डिफरेंट एप्लीकेशंस जो होती हैं वो चलती हैं। क्यों चलती हैं? क्योंकि उनके पीछे एक सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा होता है। तो आपको कंप्यूटर लेना पड़ेगा, उसमें वो सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाने पड़ेंगे जो आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकें और फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकें। तो बिना सॉफ्टवेयर के तो कोई भी कंप्यूटर नहीं चलेगा। इसके बाद जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा लोगे तो आपको अपनी प्रॉब्लम एंटर करनी है, अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करनी है। सो इंसर्टिंग द प्रॉब्लम। अच्छा, अगर तो सॉफ्टवेयर में उस प्रॉब्लम के बारे में डिटेल्स होंगी तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन अगर डिटेल्स नहीं होंगी तो फिर नहीं मिलेगा। सो फाइनली आपको अपना रिजल्ट, अपना जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। तो ये था हमारे पास सिमुलेशन मेथड। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोरिकल मेथड, और ये सबसे इजी और सबसे अच्छा मेथड है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको ना अपनी पास्ट नॉलेज यूज करनी होती है। भाई, जितने भी मैनेजर्स होते हैं, जो फ्रेशर हैं उनके लिए तो ये मेथड पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको काम करते हुए हो चुके हैं 5 से 10 साल, उनकी लाइफ में बहुत सारी उनको प्रॉब्लम्स आई होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी होंगी। उन प्रॉब्लम्स का उन्होंने सॉल्यूशन बनाया होगा। तो वो सॉल्यूशन जो उन्होंने पहले बनाकर रखा था अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अगर वही सेम प्रॉब्लम आज फिर से उनको फेस करनी पड़ जाए, मान लो कि 2000 में उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, तो उन्होंने तब बैठकर आराम से अपना एक सॉल्यूशन बनाया था। वही सेम प्रॉब्लम अब 2022 में भी आ गई है, सेम प्रॉब्लम। क्या उसके लिए अब उनको दोबारा वेट करना पड़ेगा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाने के लिए? नहीं, वो अपना हिस्टोरिकल मेथड यूज कर सकते हैं, हिस्टोरिकल पास्ट डाटा यूज कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो ये कौन सा मेथड है? हिस्टोरिकल मेथड एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पास्ट डाटा
पुराना जो हिस्टोरिकल डाटा है वो यूज किया जाता है ट्रेंड्स, फैक्ट्स और वेरियस इवेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसमें जो हम हिस्टोरिकल टेक्निक्स है वो यूज करते हैं, यानी जो प्रॉब्लम पहले आई थी वही प्रॉब्लम अगर दोबारा आ गई है तो हमें वही सॉल्यूशन दोबारा से अप्लाई कर देना है। लेकिन इस बार थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि भाई टाइम हमेशा सेम नहीं रहता है, चेंज होता रहता है, तो आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा, जो ट्रेंड्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना होगा। हिस्टोरिकल मेथड का मतलब ये नहीं है कि जो आपने मेथड पहले अप्लाई किया था वो सेम कॉपी पेस्ट कर देना। भी कुछ सिचुएशंस अलग हो सकती हैं, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस भी करने पड़ेंगे। यहां पर हमें एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्रॉब्लम आ जाती है डिमांड पैटर्न की, आपको डिमांड फोरकास्ट करनी है, डिमांड पैटर्न, आपको डिमांड पैटर्न अंडरस्टैंड करना है। तो डिमांड पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा? हिस्टोरिकल मेथड, क्योंकि आपको अगर डिमांड अंडरस्टैंड करनी है, डिमांड फोरकास्ट करनी है, 2023 के लिए आपने डिमांड देखनी है कि कितनी होगी, तो आप पास्ट डाटा देखो ना कि पास्ट में आपका डिमांड पैटर्न कहां जा रहा है, डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है, या फिर बढ़ती बढ़ती और बढ़ती जा रही है। सो हिस्टोरिकल डाटा वहीं पर यूज होगा जब आपको पास्ट डाटा की जरूरत पड़ती है। कहां अगर मैनेजमेंट में एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें आपको हिस्टोरिकल पास्ट डाटा की जरूरत पड़ती है, तो ये मेथड बेस्ट होगा। सो फिफ्थ, ऐसा कौन सा मेथड है जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होता है? हिस्टोरिकल मेथड। जो मैनेजर्स हैं वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हिस्टोरिकल मेथड यूज करते हैं, पास्ट प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को यूज करते हैं अपनी प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो इन शॉर्ट, पास्ट सॉल्यूशंस फॉर प्रेजेंट प्रॉब्लम, प्रेजेंट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए पास्ट का डाटा यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ हिस्टोरिकल डाटा, हिस्टोरिकल टेक्निक्स यहां पर आप एक बार देख लीजिए। फॉर अप्लाइंग हिस्टोरिकल मेथड द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स शुड बी फेमिलियर विद द जर्नल फील्ड ऑफ दिस टॉपिक एंड क्लियर अबाउट हिज ओन ऑब्जेक्टिव। भाई ये सबसे बड़ी बात है, ये नहीं है कि आंख बंद करके आपने पुराना डाटा यूज कर लिया, मैंने अभी बताया, हो सकता है कुछ चेंजेस करने पड़े। तो अगर आप अपना पास्ट डाटा यूज कर रहे हो, कहीं से भी आप अपना पास्ट डाटा यूज कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो आपको उस फील्ड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। सेकंड, अ गुड डील ऑफ इमेजिनेशन इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई द हिस्टोरिकल मेथड। आपके अंदर एक इमेजिनेशन वाली जो क्वालिटी है वो होनी चाहिए। आपके अंदर एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो इमेजिन कर सके, यानी देख सके कि अगर हम हिस्टोरिकल मेथड अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। हालांकि एक्चुअल रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, लेकिन इमेजिनेशन करने की क्षमता आप में होनी चाहिए, तभी हिस्टोरिकल मेथड अप्लाई कीजिएगा। अब कंटिन्यू करते हैं अपने लास्ट मेथड के साथ। बहुत ही आसान है, लेकिन भाई वीडियो अगर अच्छी लगी है, लाइक और शेयर बनता है, तो लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर कर दीजिएगा। लास्ट मेथड हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड का मतलब पता क्या होता है? सॉल्यूशन जाए भाड़ में। डिस्क्रिप्टिव मेथड का मतलब होता है सॉल्यूशन जाए भाड़ में। पहले प्रॉब्लम देखो भाई, प्रॉब्लम नहीं पता तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ये भी एक मेथड हो सकता है। मैंने अभी तक आपको जितने भी मेथड्स करवाए उसमें हमने प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन दोनों को देखा, ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव मेथड ये कहता है कि प्रॉब्लम के अंदर घुस जाओ, देखो कि प्रॉब्लम कहां से आई है, क्यों आई है, क्या रीजन है, पूरा ऑब्जर्वेशन करो। इसको हम डिस्क्रिप्टिव मेथड को हम क्रॉस सेक्शन स्टडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शन स्टडी, यानी इतना डीप में स्टडी करो कि हर फैक्टर को कंसीडर करना पड़े।
प्रॉब्लम ये है, कहां से आई है, क्यों आई है, क्यों नहीं आई, क्यों आ चुकी है, क्या कारण था आई है, क्यों नहीं हटा सके हम, ये प्रॉब्लम आई ही क्यों, ये दूर क्यों नहीं हुई, बिल्कुल मतलब एकदम डेप्थ में जाना है आपको। सो ये एक बहुत अच्छा मेथड है अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि देखो सिंपल सा रीजन है, अगर आप प्रॉब्लम देखोगे और उसका सॉल्यूशन भी बना लोगे तो टेम्परेरी आपकी सॉल्यूशन दूर होगी, मतलब टेम्परेरी आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम के डेप्थ में जाओगे, वो जो रूट कॉज है उसको देखोगे, तो आगे आने वाले सालों में कभी प्रॉब्लम आपको वो सताएगी नहीं। तो ये वही मेथड है अब तक का सबसे बेस्ट मेथड। ये सॉल्यूशन के ऊपर फोकस नहीं करता है, ये प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करता है। सो डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है? ये एक ऐसा मेथड है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करती है, प्रेजेंट सिचुएशन को डेप्थ में ऑब्जर्व करती है। इसमें होता क्या है कि आपको ना अपनी प्रेजेंट सिचुएशन ऑब्जर्व करनी होती है, उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपको पूरी नॉलेज लेनी होती है। नॉलेज इन द सेंस आपको पता लगाना होता है क्या प्रॉब्लम है, कब से है, क्यों आई ये प्रॉब्लम, क्यों नहीं टाली जा सकती थी ये प्रॉब्लम, इसको आना ही क्यों था, ये दूर क्यों नहीं हुई, उस वक्त क्या प्रॉब्लम हो गई थी, हमने क्या ऐसा गलत कर दिया था कि प्रॉब्लम आ गई, है ना। सो ये एक ऐसा मेथड है जो हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं, मैनेजर्स इसको यूज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस और उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो हम ये कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव मेथड जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसमें हम केवल और केवल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, और एक बार प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया तो उसका एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन हमें अपने आप मिल जाएगा। हम इसमें सॉल्यूशन नहीं डेवलप करते हैं, सॉल्यूशन अपने आप मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके बिजनेस में एक प्रॉब्लम आ गई है, डिले इन प्रोडक्शन, डिले इन प्रोडक्शन मतलब आपको एक ऑर्डर मिलता है, किसी कस्टमर से आपको ऑर्डर मिलता है, आप मैन्युफैक्चरर हो और होलसेलर आपसे आके कहते हैं कि 10 दिन में 10 डेज में हमें 2000 यूनिट्स ऑफ गुड्स चाहिए, मतलब 2000 आपका प्रोडक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल आप शर्ट्स बनाते हो, 2000 शर्ट्स चाहिए। आपने प्रोडक्शन करनी स्टार्ट कर दी, 5 दिन में 5 डेज में आपने 700 यूनिट्स बनाएंगे, तो क्या रिमेनिंग 5 डेज में आप रिमेनिंग 1300 यूनिट्स बना सकते हो? थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 10 डेज में आपको अपना टारगेट अचीव करना है, मुश्किल है। तो ये प्रॉब्लम क्यों हुई, क्यों हम अपनी प्रोडक्शन पूरी नहीं कर पाए, क्यों 700 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस की, क्यों 1000 नहीं की? इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए डिस्क्रिप्टिव मेथड बेस्ट मेथड है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के 3rd लेक्चर को कवर किया और आपको बताया कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं। एक बार हम आपके लिए कंक्लूड कर देते हैं। सबसे पहले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में साइंटिफिक मेथड्स यूज होते हैं जो लॉजिक बेस्ड होते हैं, फैक्ट बेस्ड होते हैं। देन स्टैटिस्टिकल मेथड्स मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड्स में हमारे पास बहुत सारे मेथड्स आते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, कंपैरिजन करने के लिए, रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए, जो हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं। देन तीसरा मेथड जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होता है वो है इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक मैनेजर अपनी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, अपने खुद के लॉजिक्स, अपना एक्सपेरिमेंट, अपनी नॉलेज यूज करता है और खुद का सॉल्यूशन डेवलप करता है। चौथे नंबर पे आता है सिमुलेशन मेथड टेक्निक, जिसमें हम मैनुअली नहीं कंप्यूटर प्रोग्राम्स का यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पांचवा मेथड जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होता है वो है हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें एक मैनेजर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पास्ट डाटा को यूज करता है, पास्ट ट्रेंड्स, फैक्ट्स और ओपिनियंस को यूज करता है प्रेजेंट की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लास्ट 6th मेथड जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होता है वो है डिस्क्रिप्टिव मेथड, जिसमें एक मैनेजर प्रॉब्लम की डेप्थ में जाता है, ऑब्जर्व करता है और फिर
सॉल्यूशंस बनाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।